नमस्कार साथियों, जूनियर अकाउंटेंट व टीआरए भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आरएसआर हमने कंप्लीट कर ली। जीएफ एंड आर में हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए। आज से हम चौथा जो अध्याय संख्या 4 है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सिलेबस के अंदर अब ये जो चौथा अध्याय है इसके बाद में केवल 4 अध्याय और बचेंगे, यानी कि हम लगभग आधी जीएफ एंड आर पढ़ चुके हैं और कंप्लीट आरएसआर पढ़ चुके हैं। और आप बिल्कुल एक तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अध्याय संख्या 4 के बारे में। ये जो जीएफ एंड आर का अध्याय संख्या 4 है इसका नाम है सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान। यानी कि जो सरकारी धन होता है, जो राजकीय धन होता है, जो सरकारी पैसा होता है, उसकी प्राप्ति, उसके क्या नियम बनेंगे, यानी कि उसकी प्राप्ति कौन करेगा, कितने रुपयों तक की प्राप्ति करेगा और कहाँ इनको प्राप्त किया जाएगा। अभिरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, सरकारी जो धन होता है उसकी सुरक्षा किस प्रकार की जाएगी और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन तय करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एवं साथ ही साथ उसका कोषागार में भुगतान, यानी कि जो सरकारी धन होता है उसका ट्रेजरी के अंदर यानी कि कोषागार में भुगतान करने की क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो अध्याय संख्या 4 है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, सरकारी धन की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे नियम संख्या 42 से लेकर 60 तक। ठीक है गाइज, तो ये अध्याय संख्या जो 4 है इसको नाम पढ़ने से आपको पता लग गया होगा कि आखिर में इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि पूरी बोल वचन हम पढ़ेंगे कि सरकारी जो धन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताओ सरकारी धन का मतलब क्या होता है, सोच रहे होंगे। अब देखो, सरकारी धन का मतलब होता है कि सरकार के पास जो पैसा आता है, जैसे टैक्स के रूप में, कोई फीस के रूप में, पेनल्टी के रूप में, जुर्माने के रूप में, तो इस प्रकार जो पैसा आता है सरकार के पास उसी को हम बोलते हैं सरकारी धन। ओके गाइज, तो उसकी प्राप्ति, अभिरक्षा एवं उसका कोषागार में भुगतान, ये सारी बोल वचन हम अध्याय संख्या 4 में पढ़ने वाले हैं। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अध्याय संख्या 4 का नाम बताइए, और इसमें हम पढ़ेंगे 42 से लेकर 60 तक। ठीक है गाइज, तो गाइज जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अध्याय संख्या जो 4 है इसको भी दूसरे अध्यायों की तरह इसको भी कई सारे सेक्शन में बांटा गया है। हालांकि सेक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद करने की दृष्टि से और आपकी सुविधा की दृष्टि से मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि सेक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है गाइज, आपसे एग्जाम में सिर्फ रूल्स के बारे में पूछा जाएगा कि कौन से रूल्स में किस बात पर, किस चीज़ पर बात की गई है। तो गाइज सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका नाम है सामान्य। दूसरे सेक्शन की बात है रसीद बुकों का प्रारूप एवं अभिरक्षा, यानी कि जो सरकारी धन होता है वो रसीद बुकों से जमा किया जाता है। यानी कि जो पैसा देगा उसको फिर उसको रसीद काट के दी जाएगी कि हाँ इस फलाने आदमी ने इतने रुपए जमा कराए, तो उसको उतने रुपए की रसीद काट के दी जाती है। तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा एवं उसकी सिक्योरिटी यानी कि अभिरक्षा किस प्रकार की जाएगी, ये हम सेक्शन 2 में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा कि नकदी में व्यवहार करने वालों के लिए क्या क्या निर्देश, गाइडलाइन बना रखी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ चौथे सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कोषागार में भुगतान, यानी कि ट्रेजरी में किस प्रकार पेमेंट किया जाएगा, उसकी प्रोसेस पूरी बोल वचन पढ़ेंगे। और लास्ट में है 5वें नंबर का सेक्शन जिसका नाम है अन्य प्रावधान। तो ये नीचे इनमें नियम संख्या दे रखी है कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से नियम तक का वर्णन किया गया। हालांकि आपसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इससे थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि जैसे रसीद बुकों का प्रारूप एवं अभिरक्षा ये दिया गया है नियम संख्या 45, 46, 47 तक। ठीक है, इन 3 नियमों में दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इन नियमों के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। फिर बता रहा हूँ, सेक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे, केवल आपसे रूल्स पूछा जाएगा। जैसे रूल ये 42 नंबर का है तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है गाइज, अब हम नियम संख्या 42 से स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। तो बने रहें वीडियो के साथ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको बहुत बढ़िया सिलेबस के अकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैनल पर अपडेट की जाती है और आपके लिए वीडियोज़ वगैरह अपलोड किए जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देख ही रखा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको वीडियोज़ हम देते रहेंगे। ठीक है गाइज, तो चलो हम बात करते हैं नियम संख्या 42 की।
तो गाइज नियम संख्या 42 की अगर हम बात करें तो इसका नाम है सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि। यानी कि जो सरकारी पैसा होता है, जो सरकारी धन होता है, उसको प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो किस प्रकार रहेगा। यानी कि सरकारी धन को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो नियम संख्या 42 में सरकारी धन को प्राप्त करने की विधि के बारे में बताया गया है और नियम संख्या 42 को 2 सब क्लॉज में बांटा गया है, 42 सब क्लॉज 1 और 42 सब क्लॉज 2। अब हम पहले बात कर लेते हैं 42 सब क्लॉज 1 यानी 42 सब क्लॉज 1। तो इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि किसी भी सरकारी बकाया राशि या सरकारी लेखे में प्राप्त की जाने वाली राशि को यहाँ जमा कराया जाएगा। यानी कि आपसे एग्जाम में सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि जो भी सरकारी बकाया राशि है, ठीक है, और जो सरकारी बकाया राशि कहाँ जमा कराई जाएगी, सरकारी लेखे में, ठीक है। तो सरकारी लेखे में प्राप्त की जाने वाली जो राशि होती है, यानी कि जो सरकारी धन होता है, उसको कहाँ जमा कराया जाएगा, सीधी सी रामायण का मतलब ये है। तो कहाँ जमा कराया जाएगा, इसमें देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। या तो कार्यालय में, अगर राशि किसी कार्यालय से संबंधित है तो वो कार्यालय के अंदर ही जमा कराई जाएगी, या फिर कोषागार में, अगर राशि कोषागार यानी कि ट्रेजरी से संबंधित है तो ट्रेजरी में जमा कराई जाएगी, या बैंक में, अगर बैंक से रिलेटेड कोई राशि है बैंक में ही उसके बारे में बता रखा कि केवल ये राशि बैंक के माध्यम से ही जमा की जाएगी या प्राप्त की जाएगी, तो वो राशि बैंक के द्वारा ही बैंक में जमा कराई जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सरकारी धन किस प्रकार यानी कि कहाँ जमा कराया जा सकता है। तो ये 3 जगह जमा कराया जा सकता है सरकारी धन। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे कि जमा कराया जा सकता है, लेकिन जमा कराया कैसे जाएगा, उसकी विधि बताओ, किस प्रकार जमा करा सकते हैं। देखिए, सरकारी जो धन होता है उसको आप चेक से जमा करा सकते हैं, या फिर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हैं, या फिर पोस्टल ऑर्डर से जमा करा सकते हैं, या मनी ऑर्डर, या ई भुगतान, या फिर नकद में भी आप सरकारी धन को जमा करा सकते हैं। ये बता दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके हैं जिनके द्वारा आप सरकारी जो पैसा होता है, जो सरकारी धन होता है, उसको आप जमा करा सकते हैं। नो इशू इज़ देयर, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर नोट लगा के मैंने आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रखी है। 500 रुपये तक की जो राशि होती है कार्यालय में नकद जमा कराई जा सकती है। यानी कि कार्यालय की बात अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो कार्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो 500 रुपये तक की जो राशि होती है उसको नकद जमा कराया जा सकता है, ठीक है। 500 रुपयों तक ही नकद जमा कराया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे ज़्यादा नकद जमा कराए तो नहीं करा सकते, ठीक है। एक ही दशा में करा सकते हो, कब, इससे अधिक उचित रूप से प्राधिकृत होने पर ही स्वीकार की जाएगी। यानी कि 500 रुपये तक की राशि कार्यालय में नकद रूप से जमा की जाएगी। कोई भी सरकारी जो धन होता है, सरकारी पैसा होता है, वो अगर कार्यालय में जमा किया जाता है तो उस कार्यालय में 500 रुपये तक ही नकद जमा किया जाएगा। अब मान लो 1000 रुपये की राशि है, सरकारी जो धन है जिसको जमा कराएंगे कार्यालय में, वो मान लो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये क्या उस कार्यालय में जमा कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता, केवल 500 रुपये तक ही जमा कराया जा सकता है। यदि उस कार्यालय में उचित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था है, बढ़िया तरीके से, कि चलो ठीक है यहाँ पर 1000 रुपया मतलब लोगों से जमा कराया जाता है 1000 रुपये तक, तो उससे क्या होगा कि कार्यालय के अंदर जो केस होता है वो इकट्ठा होता जाता है। अगर वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है तो आराम से 500 रुपयों से अधिक की राशि भी जमा की जा सकती है कार्यालय के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कार्यालय के अंदर 500 रुपये तक की है। यानी कि कार्यालय में 500 रुपये तक नकद जमा कराया जा सकता है। उससे ज़्यादा जमा कराओगे तो फिर कई सारी दिक्कतें हो जाएगी। इतना केस अगर आप लेके बैठोगे कार्यालय के अंदर तो चोरी चकारी होने का डर रहता है। तो सरकार ने बोला कि आप कार्यालय के अंदर 500 रुपये तक ही जमा कराओ, और अगर आपके पास उचित व्यवस्था है कार्यालय के अंदर तो 500 रुपये से अधिक की राशि भी आप स्वीकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 42 सब क्लॉज 1 समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 42 सब क्लॉज 2 की। आखिर इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है। देखिए, जो भूमि मालिक होते हैं या फिर जो भूमि के किराएदार होते हैं, उनसे लगान या फिर किराए के रूप में प्राप्त राशि तथा पटवारियों द्वारा प्राप्त राशि को तहसीलों या फिर उप तहसीलों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। यह राशि 500 रुपये तक ही स्वीकार की जाएगी। यानी कि गाई, जो भूमि का मालिक होता है वो तो सरकार को देता है लगान, लेकिन जो भूमि का किराएदार होता है वो क्या देता है? सरकार को किराया, ठीक है। तो भूमि का मालिक लगान देगा और भूमि का किराएदार किराया देगा। 2 चीज़ें तो ये हो गई। साथ में जो पटवारी होते हैं उनके द्वारा भी कई प्रकार की राशि प्राप्त की जाती है सरकार के लिए। तो उनके लिए भी जो 3 प्रकार की जो राशि हमने चर्चा की, पटवारी द्वारा प्राप्त राशि, भूमि मालिक द्वारा दिया गया लगान और भूमि के किराएदार द्वारा दिया गया किराया, जो तीनों राशियां हैं ये तहसीलों या फिर उप तहसीलों द्वारा स्वीकार की जाएगी। यानी कि ये तीनों प्रकार की राशियां आप तहसील या फिर उप तहसील में जमा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो मैक्सिमम है, यह राशि 500 रुपये तक ही स्वीकार की जाएगी, इससे ज़्यादा स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है गाइज।
लेकिन यदि जिला कलेक्टर, जो जिले का कलेक्टर होता है, उसकी नज़र में तहसीलों या फिर उप तहसीलों में सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तो 500 रुपये से अधिक राशि भी स्वीकार की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही वाला इश्यू है कि 500 रुपये तक ही जमा कराई जाएगी राशि तहसीलों या फिर उप तहसीलों में। लेकिन कलेक्टर साहब की नज़र में अगर बढ़िया व्यवस्था है तहसील उप तहसील में, भाई कितने भी पैसा जमा कराओ नगद, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर पुलिसकर्मी है, बढ़िया सुरक्षा की व्यवस्था, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, तो कलेक्टर साहब बोल सकते हैं कि ठीक है आप 500 रुपये से अधिक राशि भी जमा करा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी 42 सब क्लॉज 2 की। तो हमारा ये जो नियम संख्या 42 है 42 वो होता है कंप्लीट। अब हम आगे करते हैं बात। चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 43 की। इसका नाम है, यानी कि इसमें बता रखा है कि जो राजकीय लेखे होते हैं, यानी कि राजकीय लेखों में प्राप्त होने वाली राशि को विनिमय साध्य सिक्कों या फिर नोटों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। देखिए, मैंने आपको बिजनेस मेथड के अंदर विनिमय साध्य जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो पढ़ा रखा है, तो एक बार आप उसको जाके भी दे सकते हैं। लेकिन इतने आपको नौ बताने वाले नहीं है, क्योंकि आरएसआर के अंदर आपसे इतना डीप में नहीं पहुंचा जाएगा। सिर्फ आपसे आरएसआर में ये पूछा जा सकता है कि राजकीय लेखों में प्राप्त होने वाली राशि को किस रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो विनिमय साध्य सिक्कों या फिर विनिमय साध्य नोटों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये नियम संख्या 43 में दे रखा है। विनिमय साध्य सिक्के या फिर नोटों का मतलब ये होता है कि जिनको हम किसी को अगर हैंड ओवर कर दे वो चीज़, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपये का नोट है, राम के पास 5 रुपये का नोट है और उसने सीता को दे दिया 5 रुपये का नोट, तो वो नोट अब सीता का हो गया। भाई जिसके हाथ में वो नोट है उसी का हो गया, सीधी सी बात है, तो उसको बोलते हैं विनिमय साध्य। ठीक है, और ये हमारा 43 नियम संख्या 43 हो गया। अब हम नियम संख्या 44 की बात करेंगे। इसका नाम है सरकारी बकाया की चेक से प्राप्ति, यानी कि जो सरकारी धन होता है, जो सरकारी बकाया राशि होती है, उसकी यदि चेक से प्राप्ति की जाती है, चेक से उसको हम लेंगे राशि को, तो उसके क्या नियम बनेंगे, चेक से कितनी राशि ली जा सकती है, किस प्रकार चेक प्राप्त होगा, तो उसको किस प्रकार बैंक में जमा कराया जाएगा, तो पूरी जो बोल बच्चन है वो इस नियम में हम पढ़ने वाले हैं। नियम संख्या 44 की अगर हम बात करें तो इसको 3 सब क्लॉज में बांटा गया है, 44 सब क्लॉज 1, 44 सब क्लॉज 2 और 44 सब क्लॉज 3। लेकिन जो 44 सब क्लॉज 1 है इसको भी रोमन संख्या में 1, 2, 3 में बांटा गया है। 44 सब क्लॉज 2 को भी रोमन संख्या 1, 2 में बांटा गया है, और 43 सब क्लॉज 3 तो ऐसा का ऐसा ही है, तो ये हम आराम से पढ़ेंगे। तो गाइज पहले हम बात कर लेते हैं नियम संख्या 44 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 की। तो इसमें बता रखा है कि वर्तमान समय में कोषागारों का नकद कारोबार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान समय में जो ट्रेजरी होते हैं उनका जो लेन देन होता है, वो नकद जो कारोबार होता है वो बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें राजकीय लेन देनों को रेखांकित चेक तथा अकाउंट पेज चेक द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है। अब देखिए गाइज, ये रेखांकित चेक यानी कि क्रॉस्ड चेक, और एक होता है अकाउंट पेज चेक। तो ये चेक के इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा, वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बिजनेस मेथड के अंदर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया। तो आप डिटेल में इन दोनों के बारे में वहाँ जाके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको इतनी नौबत आएगी नहीं आरएसआर के अंदर कि आपको आरएसआर के अंदर रेखांकित चेक और अकाउंट पेज चेक पूछे, वो आपको बिजनेस मेथड में पूछा जा सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। हम यहाँ पर सिर्फ इतनी बात करें कि ताकि आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। इसमें यह बता रखा कि वर्तमान समय में कोषागारों का नकद कारोबार बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें राजकीय लेन देनों को रेखांकित चेक तथा अकाउंट पेज चेक द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित चेक द्वारा भी आप राजकीय जो बकाया राशि होती है उसको जमा करा सकते हैं, और जो अकाउंट पेज जो चेक होता है उसके द्वारा भी आप जमा करा सकते हैं। वो दोनों चेक स्वीकार किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि चेकों से प्राप्त होने पर भुगतान की रसीद तुरंत नहीं दी जाती, बल्कि चेक के क्लियरेंस पर दी जाती है। आपको मान लो सरकार की कोई बकाया राशि है 1000 रुपया, मान लो वो कार्यालय में जमा की जा रही है, तो कार्यालय में जो चेक प्राप्त करेगा जो अधिकारी, जो उससे क्या है कि जैसे मान लो ये राम नाम का कोई आदमी है, ठीक है, इसने सरकारी बकाया राशि मान लो 5000 रुपये जमा कराई किसी कार्यालय के अंदर, 5000 का चेक दिया, क्या दिया, चेक। तो अब ये मान लो इसने आज 2 जून हो गई, तो 2 जून को इसने चेक जमा करा दिया कार्यालय के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 5000 रुपये जमा करा दिया राम ने, ये नहीं मानेंगे हम। हो सकता है राम के खाते में पैसा ही ना हो, मतलब सरकार ने कभी राम के ऊपर पेनल्टी लगाई होगी, सरकार ने राम के ऊपर मान लो जैसे सरकार ने राम के ऊपर पेनल्टी लगा दी कि कोई भी इसने गलत काम कर दिया तो पेनल्टी लगा दी इसके ऊपर, अब ये 5000 रुपया सरकार को देगा। सरकार ने बोला कि अब आप इसके बदले में 5000 रुपये जमा कराओ, तो राम ने 5000 का चेक दे दिया, और ना अब ये जो 5000 का चेक उसने जहाँ जमा कराया, मान लो 2 जून को जमा करा दिया, तो ये नहीं माना जाएगा कि राम से 5000 रुपये प्राप्त हो गए,
तो इसमें ये बता रखा कि चेकों के प्राप्त होने पर भुगतान की रसीद तुरंत नहीं दी जाती। भुगतान की रसीद उसको नहीं दी जाएगी भाई। भुगतान की रसीद तभी दी जाती है जब कोई सरकारी पैसा जमा कराने आता है। तो उसको जैसे राम 5,000 रुपये जमा कराने आएगा, अगर मान लो चेक नहीं लेके आता, नकद लेके आता, तो इसको 5,000 रुपये की रसीद काट के दे देते और नकद पैसा हम ले लेते। लेकिन यहाँ पर तो ये चेक लाया है, नकद तो लाया नहीं, तो अभी हम इसको रसीद नहीं देंगे, भुगतान की रसीद अभी नहीं देंगे। कब देंगे? चेक के क्लियरेंस होने पर। यानी कि ये चेक जो है ये बैंक में जमा कराएंगे और बैंक में जमा कराने के बाद यदि ये 5,000 रुपया पैसा क्लियर होके अपने खाते में आ जाता है, तभी हम मानेंगे कि हाँ अब पैसा आ गया। तो उसके बाद में हम राम को 5,000 रुपये की जो भुगतान की रसीद है वो काट के दे देंगे। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चेक प्राप्त करने का लेखा GA 52 में किया जाता है। चेक जो प्राप्त होगा ना, चेक जो प्राप्त होगा उसका जो लेखा, यानी कि चेक कब प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, उसकी सारा जो रिकॉर्ड होता है वो GA 55 में किया जाता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। चेक के क्लियरेंस होने के बाद भुगतानकर्ता को भुगतान की अंतिम रसीद उसके पते पर भेजी जाती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अंतिम रसीद कब दी जाएगी? जब चेक क्लियर हो जाएगा। अंतिम रसीद उसके पते पर भेजी जाती है। किसको दी जाएगी? भुगतानकर्ता को, यानी कि जिसने पैसा जमा कराया। ठीक है, बैंक अपने कलेक्शन के चार्जेज चेक प्रस्तुत करने वाले से ही वसूल करेगा। अब इस संबंध में यदि कोई चार्जेज बैंक के कोई चार्जेज वगैरह लगे हैं, तो उसमें जो बैंक है ना अपने चार्ज, चेक प्रस्तुत, जिसने चेक प्रेजेंट किया उसी से वसूल करेगा वो पैसा। चाहे कलेक्शन चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, तो वो जो चेक प्रस्तुत करने वाला जो भी है उसी से वसूल किया जाएगा ये पैसा। ठीक है गाइज। यानी कि गाइज इसका मतलब यह है कि जैसे राम ने 5,000 रुपये का चेक दिया और किसी सरकारी कार्यालय के अंदर श्याम नाम का कोई अधिकारी है, तो इसको दे दिया, राम ने श्याम को 5,000 का चेक दे दिया कि मुझे 5,000 रुपये देने हैं, सरकार को देने हैं। अब ये श्याम प्रस्तुत करेगा बैंक के अंदर 5,000 रुपये का चेक, तो ये 5,000 रुपये पर जो कलेक्शन चार्जेस वगैरह आएंगे बैंक इसे श्याम से वसूल करेगा। ठीक है गाइज। तो चेक जिसने प्रेजेंट किया, जिसने प्रस्तुत किया, उसी से बैंक है ना अपना कलेक्शन चार्ज उसी से लेगा। तो यहाँ पर श्याम ने प्रेजेंट किया यानी कि प्रस्तुत किया चेक को, तो जो कलेक्शन चार्जेज होते हैं वो बैंक किससे लेगा? श्याम से लेगा। ओके गाइज। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 44 सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 की। इसमें बता रखा कि प्राप्त चेकों का अनादरण होना, यानी कि सरकारी बकाया भुगतान से संबंधित जो कोई राशि है, यानी कि सरकारी राशि किसी आदमी ने चेक के द्वारा जमा कराने की उसने सोची और चेक उसने जमा करा दिया। ठीक है, और बाद में वो चेक ही उसका मतलब चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि जिसने चेक दिया है उसके खाते में पैसा ही ना हो, तो चेक की राशि कहाँ से कटेगी? नहीं कटेगी ना, तो उसको हम बोलते हैं डिसऑनर। ये आप सभी जानते होंगे कि अनादरण का मतलब क्या होता है, प्राप्त चेकों का अनादरण। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो राम ने 5,000 रुपये का चेक काट के किसको दिया? श्याम को, यानी कि किसी कार्यालय के अंदर श्याम नाम का कोई अधिकारी है, इसको दे दिया 5,000 रुपये का चेक दे दिया। अब श्याम गया इस चेक को लेके कहाँ गया? बैंक में, और 5,000 रुपये का चेक लगा दिया। अब ये जो चेक का पैसा है वो कहाँ से आता है? जो राम का भी कहीं खाता खुला होगा, तो राम के खाते से जो 5,000 रुपया है वो यही राम के खाते से वो पैसा आएगा 5,000 रुपया। चेक राम ने लगाया, श्याम को मिल गया। अब श्याम क्या है कि चेक बैंक में लगाएगा। अब बैंक वाले उस चेक का पैसा राम के किसी खाते से निकालेंगे। अब मान लो राम के खाते में पैसा ही ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं चेक का अनादरण होना, यानी कि डिसऑनर होना। ठीक है गाइज। तो प्राप्त चेकों का अनादरण होना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बता रखा कि प्रस्तुत किया गया चेक बैंक से अनादृत हो जाए तो क्या करेंगे? प्रस्तुत किया गया चेक बैंक से अनादृत हो जाए तो क्या करेंगे? इसमें बता रखा है कि इसकी सूचना चेक देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा उसको नकद भुगतान के लिए कहा जाएगा। यानी कि जैसे राम ने श्याम नाम का कोई अधिकारी है, ठीक है, तो अब राम ने जो 5,000 का चेक श्याम को दिया, अब ये चेक हो गया डिसऑनर। अब श्याम राम को तुरंत सूचना देगा, साथ में ये बोलेगा कि राम जी प्लीज़ अब आप हमारे को नकद पैसा दे दीजिए, आप ये 5,000 रुपये का चेक वाला झंझट अब छोड़ो। ठीक है, आप तो हमारे को नकद दे दीजिए, आप इस तरह हमारे को बार बार धोखा मत दो। ठीक है, तो इसकी सूचना चेक देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा उसको नकद भुगतान के लिए कहा जाएगा। दूसरी चीज़ है, सूचना देने में देरी के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
अब इसमें नोट लगा के बता रखा है कि ऐसी दशा में सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। सरकार के पास पूरा पावर है कि जिसकी वजह से चेक जो डिसऑनर हुआ है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। नियम संख्या 44 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है कि किसी निश्चित तिथि तक भुगतान योग्य सरकारी राशि को उसके भुगतान की अंतिम तिथि से ठीक पूर्व के कार्य दिवस तक ही चेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सरकार ने बोला कि बिजली के बिल 5 जून से पहले जमा कराओ। अब तो निश्चित तिथि क्या है? निश्चित तिथि क्या है? 5 जून। ठीक है, तो 5 जून तक भुगतान योग्य सरकारी राशि को उसके भुगतान की अंतिम तिथि से ठीक पूर्व के कार्य दिवस तक। अब ठीक पूर्व का कार्य दिवस क्या हो गया? सरकार ने बोला कि 5 जून तक आप बिजली का बिल जमा कराओ, है ना। तो अंतिम तिथि क्या होगी? 5 जून। तो अंतिम तिथि से ठीक पूर्व, यानी कि अंतिम तिथि से ठीक पूर्व 5 जून से ठीक पूर्व कौन सा दिन है? 4 जून। ठीक है, तो जो 4 जून का जो कार्य दिवस है उस तक ही चेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर चेक की बात की जाए, चेक की, अगर मान लो बिजली का बिल आप चेक से जमा करा रहे हो, कोई भी सरकारी राशि अगर आप चेक से जमा करा रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चेक की, मैं सिर्फ चेक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर चेक वाला मामला आता है तो जो अंतिम तिथि उससे ठीक पूर्व का कार्य दिवस होना चाहिए। यानी ये भी नहीं कि उससे ठीक पूर्व, अंतिम तिथि से ठीक पूर्व छुट्टी आ रही है, नहीं, उससे ठीक पूर्व वाला जिस दिन भी ऑफिस खुलेगा, जो कार्यालय खुलेगा, तो उस दिन तक चेक प्राप्त किया जा सकता है, उसके बाद में नहीं। यानी कि उससे पहले ही चेक प्राप्त किया जाएगा, जो सरकारी बकाया राशि है तो वो उसी दिन तक जमा की जाएगी। तो इसमें ये बता रखा कि किसी निश्चित तिथि तक भुगतान योग्य सरकारी राशि को उसके भुगतान की अंतिम तिथि से ठीक पूर्व के कार्य दिवस तक ही चेक द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके बाद में नहीं। यानी कि 5 जून सरकार ने बता रखा कि 5 जून तक बिजली का बिल जमा कराओ, अब आप चले गए 5 जून को चेक द्वारा जमा कराने, तो नहीं, वो नहीं, मान्य नहीं होगा। मान लो आप 5 जून के बाद में, अगर आप 5 जून को लास्ट तिथि को चेक जमा कराते हो और मान लो वो चेक को क्लियर होने में 10-15 दिन लग जाए, तो सरकार को तो हो गया नुकसान, 10-15 दिन का सरकार को नुकसान ही होगा। तो इसलिए सरकार कहती है कि जो अंतिम तिथि होती है, जो निश्चित तिथि होती है, उससे ठीक पूर्व का जो कार्य दिवस होता है, जो वर्किंग डे होता है, उसी को आप चेक जमा करा दें। जो भी सरकारी बकाया राशि है उसका आप चेक जमा करा दें तो ही मान्य होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। भुगतान की अंतिम तिथि को प्राप्त चेक को भुगतान प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा मना किया जा सकता है। अब भुगतान की अंतिम तिथि मैंने क्या बताया अभी? 5 जून। तो 5 जून को प्राप्त जो भी चेक होगा उसको जो भुगतान प्राप्तकर्ता अधिकारी है वो उसको मना कर देगा कि नहीं साहब, अब हम नहीं लेंगे आपके चेक को। ठीक है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि चेक मान लो 5 जून को ले ले, 5 जून को लास्ट तारीख है, बैंक में लगा दिया, पता नहीं बैंक से 10-15 दिन क्लियरेंस होने में लग जाए, या फिर अगले दिन मान लो, चलो एक ही दिन लग जाए, मान लो क्लियर होने में 5 जून लास्ट तारीख है, 6 जून को छुट्टी हो, तो ऐसे कई सारी माथापड़ी रहती है। तो सरकार ने नियम बना रखा कि जो ठीक पूर्व का जो वर्किंग डे होता है उसी दिन आप चेक द्वारा चेक जमा करा सकते हो सरकारी बकाये की राशि का। ठीक है, यदि भुगतान की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले चेक स्वीकार नहीं होंगे, और भुगतान की जो अंतिम तिथि होती है, अंतिम तिथि के बाद तो किसी भी हालत में चेक तो स्वीकार ही नहीं होंगे, चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 44 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1। इसमें बता रखा कि इन नियमों में निम्न को चेक के समान माना जाएगा। यानी कि ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको चेक के समान माना जाएगा, चेक के समान दर्जा दे रखा है, और तो उनमें 2 चीज़ें, एक तो बैंक ड्राफ्ट और एक बैंकर्स चेक। गाइज, अब हम बात करेंगे नियम संख्या 44 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 की। इसमें बता रखा है यदि सरकारी बकाये के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चेक प्रस्तुत करने पर एनकैश हो जाता है तो इस दशा में भुगतान की तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन वह चेक प्राप्त किया गया था। मान लो मैंने आपको अभी बताया था कि जो चेक होता है उसकी मैच्योरिटी पीरियड होता है 3 महीना। यानी कि आपने चेक जिस दिन काटा उसके बाद में जो आपने तारीख लिखी उसके 3 महीने तक आप उस चेक को बैंक में ले जाकर उससे पैसा निकलवा सकते हो। अब मान लो कोई चेक है, वो राम ने मान लो 5,000 रुपये का चेक है, वो 2 जून को काटा। ठीक है, 2 जून को काटा तो वो 3 महीने तक वैलिड रहेगा। यानी कि जून से जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 2 सितंबर तक वो चेक वैलिड रहेगा। और मान लो उसको 5,000 रुपये सरकारी कार्यालय में जमा कराना था, लेकिन उसने 2 जून को ही 5,000 रुपये का चेक दे दिया, उदाहरण के लिए मान लो। अब सरकारी ऑफिस ने क्या किया कि 2 जून को चेक ले लिया, लेकिन 10 जुलाई को बैंक से पैसा निकलवा लिया, है ना। यानी कि इसकी जो अवधि होती है, और जो चेक की अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड होता है, वो 2 सितंबर था इसमें, लेकिन उन्होंने 2 सितंबर से पहले यानी कि 10 जुलाई को ही इन्होंने क्या कर लिया, एनकैश करवा लिया, नगद ले लिया पैसा बैंक से जाकर। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि इसमें भुगतान की तिथि कब मानी जाएगी? 2 जून मानी जाएगी। तो इसका मतलब ये बता रखा नियम संख्या 44 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 2 में। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 44 सब क्लॉज 3 की। तो इसमें पूरा सिस्टम दे रखा IFMS यानी कि इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो ई ग्रास सिस्टम होता है,
इसके बारे में बात की गई है। तो इस नियम को ABCDE यहाँ तक बांटा गया है। इसको ये क्या है कि नियम एक्चुअली थोड़ा बड़ा है और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल है और इसको समझाना थोड़ा बड़ा टफ तो नहीं है, लेकिन ये क्या है कि कई सारे नियम फिर एक साथ हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि इस वाले पार्ट को थोड़ा तसल्ली से आगे अगले वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इसमें ए में बता रखा ई ग्रास में प्राप्तियों का जमा होना, उसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। साथ में बी में हम पढ़ेंगे ई ग्रास से मैनुअल भुगतान, जो मैनुअल भुगतान होता है वो किस प्रकार किया जाता है, पुनर्भुगतान की क्या प्रक्रिया रहने वाली है और विभाग की क्या भूमिका रहेगी और बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा। तो ये सारे बोल वचन मैंने यहाँ पर लिख भी रखा, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो साथियों, मैंने आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हमने वापस ये आज के जैसे हमने वीडियो बनाया, इसी प्रकार हम रोज़ाना आप कोशिश करेंगे कि आपको जीएफ भंडार मिलती रहे और आपको एग्ज़ाम में बढ़िया आपके बढ़िया नंबर आए, आपका सिलेक्शन हो। और बने रहें इस चैनल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, मैं आपके जितनी सपोर्ट हो सके उतनी सपोर्ट करूँगा। और जो ये सूचनाएं होती है कि CET लागू होगा नहीं होगा, एग्जाम कब लगेगा, वैकेंसी कब आएगी, ये सारी चीज़ें देखो, इनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, मैं आपको फिर कह देता हूँ, आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको वीडियोज़ काफ़ी दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।